आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम संविधान दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण प्रोफेसर रवि रंजन जी, डॉक्टर अरविंद जी और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी, हमारे समाज विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर चौधरी और हमारे गुलानुशासक और कैंपस डायरेक्टर गांधी परिसर के प्रोफेसर प्रसूनदत्त सिंह जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के यशस्वी शिक्षक और मेधावी छात्रों, सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और 7.5 दशक के उपरांत भी हमारा जो संविधान है वो अपनी मूल भावनाओं के साथ, मूल उद्देश्यों के साथ निरंतर कार्यरत है और हम संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए जो आदर्श हैं उनको प्राप्त करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। ये सही है कि जब ये संविधान लिखा गया तो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, पार्ट जो है उसका पार्ट 3, तो उसमें हम लोगों ने जो अधिकार दिए जनता को, वो अधिकार अधिकांशतः अपनी प्रकृति में नकारात्मक थे। और कारण उसका ये था कि सकारात्मक अधिकार देने की शक्ति उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं थी। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट हम देंगे तो फिर वो देने के लिए स्टेट के पास उतनी रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो ये सारे जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स थे, ये जो पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वहाँ पर लाए गए। और आज के समय में हम देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स इंश्राइंड हैं, जो गांधीयन वैल्यूज इंश्राइंड हैं, ये इन वैल्यूज को, इन आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में आज के समय में सरकार बड़ी तेजी से प्रयास कर रही है। और इसमें शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण आदर्श है। और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस आदर्श को पूर्ण करने के लिए, शिक्षा के आदर्श को पूर्ण करने के लिए और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये सही है कि कुछ वर्ष हम लोगों ने किन्हीं कारणों से खो दिए, लेकिन आने वाले समय में हम उसको मेकअप करेंगे। और मेकअप करने के साथ साथ, क्योंकि हमारा DPR बिल्कुल अब फाइनल स्टेज पे है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि DPR सैंक्शन होगा और उसके बाद फिर हम अपने स्थायी जो हमारा परिसर है उसके निर्माण का कार्य हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, छात्र हैं और पूरा का पूरा प्रशासन संविधान में दिए गए मूल्यों को, उसके जो आदर्श हैं उनको पूरा करने के लिए हर तरह से कृत संकल्प है। और हम निरंतर इस बात का प्रयास करते हैं कि हमारे शिक्षक और हमारे छात्र दोनों संविधान में दिए गए आदर्शों को पूरा करने की तरफ निरंतर प्रयास करें और अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मंत्रालय से बहुत सारे दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होते हैं, उनके अलावा भी हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के संविधान में जो संकल्प लिए गए हैं उन संकल्पों को पूरा करने का समय समय पर प्रयास करते रहें। एक जो बड़ी बात है जिसकी तरफ अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता और वो संविधान में बाद में जोड़ी गई, वो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम में से सभी का ये दायित्व बनता है कि हम उन फंडामेंटल ड्यूटीज को भी, राइट्स की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन उन फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हम लोग बहुत महत्व दें। और यदि हम उन फंडामेंटल ड्यूटीज को महत्व देंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो देश है
वो और तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जिस पर कि संविधान हमको चलाना चाहता था। क्योंकि ये एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सोशलिज्म के एलिमेंट्स हैं इसमें, इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो अनुशासित होता है, कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब वो अनुशासित होता है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ये 1200-1400 में स्थापित विश्वविद्यालय हैं और आज भी ये किस तरह से अपने एकेडमिक रिगर को मेंटेन करके रखते हैं। उसका जो बड़ा कारण है, जो तमाम अध्ययनों से समझ में आता है, वो ये है कि अनेक डिफरेंसेस के बाद भी, अनेक मतभेदों के बाद, विभेदों के बाद भी एकेडमिक्स फर्स्ट का प्रिंसिपल इन बड़े विश्वविद्यालयों में हमेशा अप्लाई होता है। आप जानते हैं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सोशलिज्म का बहुत बड़ा गढ़ था। तमाम तरह की सोशलिज्म की वैरायटी, फेमिनिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म, तो ये सारी की सारी जो स्ट्रीम्स थे थॉट के, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। मार्क्सिज्म वर्सेस जो सोशलिज्म का डिबेट था या लिबरलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म का डिबेट था, इसकी एक लंबी परंपरा आपको कैम्ब्रिज में मिल जाएगी। और ये केवल परंपरा वाद विवादों तक ही नहीं बल्कि एजुटेशन और उससे भी आगे जाती है। लेकिन किसी भी शिक्षक ने, किसी भी छात्र ने कभी भी एकेडमिक्स को सप्लांट करने का प्रयास नहीं किया, एकेडमिक्स को पीछे हटाने का प्रयास नहीं किया। एकेडमिक जो रिगर है वो इन विश्वविद्यालयों की सफलता के मूल में था। डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफरेंसेस, डिस्पाइट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, डिस्पाइट ऑफ डिसेंट, these universities always promoted academics and the teachers and the students always worked for the academic rigor। तो इसी तरह से महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को हम लोगों को एकेडमिक रिगर के पाथ पर आगे बढ़ाना है। और जो कि भारत सरकार एक बड़ी धनराशि विश्वविद्यालयों के ऊपर खर्च करती है और केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते जो धनराशि है वो अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से अधिक होती है। तो इस वजह से भी हमारा ये दायित्व है कि हम अपने एकेडमिक रिगर को लेकर के आगे चलें, उसको एम्फसाइज करें। और ये बात हमारे रिसर्च स्कॉलर्स में, हमारे स्टूडेंट्स में और हमारे टीचर्स में सब में होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकेंगे। कुलपति होने के नाते, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय अभी भी एक फॉर्मेटिव स्टेज में है, हम परमानेंट कैंपस की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें समय समय पे बताता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। जैसे ही मुझे अवसर मिलता है तो मैं उन बातों को बताता हूँ। कुलपति का कार्यकाल निश्चित होता है, कुछ दिन के बाद वो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो एक लंबे समय तक विश्वविद्यालय में बने रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि वो एकेडमिक रिगर और डिसिप्लिन का जो महत्व है उसको समझें और इंस्टीट्यूशन फर्स्ट और एकेडमिक फर्स्ट के प्रिंसिपल पर काम करें। कितने भी डिफरेंसेस हों आपस में, कितनी भी समस्याएं हों, व्यक्तिगत समस्याएं हों, लेकिन हमें हमेशा जब हम निर्णय लें तो उसके केंद्र में अपने संस्थान को रखना होगा। उसके केंद्र में हमें एकेडमिक्स को रखना होगा कि एकेडमिकली हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए क्या बातें अच्छी हैं। और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी और हमारे शिक्षक इन बातों को समझते हैं। वो बहुत गुणवान हैं, बहुत मेधावी हैं, टैलेंटेड हैं, यशस्वी हैं और आने वाले समय में भी वो इस विश्वविद्यालय की इस जो परंपरा है उसको बनाए रखेंगे और तेजी से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, जब अभी मैं बात कर रहा था पत्रकार बंधुओं से, तो मैंने ये बात कही थी कि जो हमारे देश की जनता है, जब मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ, अभी भी हूँ, तो वहाँ कुछ जो विदेश से बच्चे आते थे पढ़ने, वो हमेशा ये बात कहते थे, विशेष रूप से अफ़गानिस्तान से जो बच्चे आते थे वो पूछते थे कि अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमेशा रिजीम चेंज होता रहता है, कभी डेमोक्रेसी रहती है, कभी सैन्य शासन रहता है, कभी कुछ रहता है।
तो भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? तो मैं उन लोगों को ये जवाब देता था, भारत में इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि देश की जनता इस प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगी और वो सड़कों पर आ जाएंगे लोग और इस प्रकार के किसी भी सैन्य शासन या किसी भी अधिनायकवाद को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो ये देश की जनता कौन है? ये देश की जनता के निर्माण में, उसके चारित्रिक निर्माण में, उसके विचारों के निर्माण में विश्वविद्यालय का एक बड़ा महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो विश्वविद्यालयों से बड़ा चिढ़ते भी हैं। वो कहते हैं कि जो प्रोफेसर्स हैं, ये जो रिसर्चर्स हैं या जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो ये पता नहीं अपने को क्या समझते हैं। लेकिन उनको वो जिस बात को नहीं समझ पाते वो ये है कि विश्वविद्यालय का जो कार्य है वो मानव संसाधन का विकास करना है। हमें अपने छात्र को ये सिखाना है कि उसे किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए या उसको चिंतनशील होना चाहिए। तभी जाकर के हम जो नए विचार हैं, नई जो संकल्पनाएं हैं, उनको जन्म दे सकते हैं या उनके बारे में समझ सकते हैं या ये देख सकते हैं कि ये संकल्पनाएं हमारे हित में हैं या हमारे हित में नहीं है। ठीक है, जब हम संविधान में की प्रस्तावना की बात करते हैं, उसमें जो सन्निहित आदर्श हैं या उद्देश्य हैं, उनकी जब बात करते हैं तो ये उद्देश्य केवल उन लगभग 3 वर्षों की मीटिंग में नहीं आए। ये उद्देश्य वो थे जो हमारे पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का आधार थे। जब हम अंग्रेजों से उस समय बात करते थे तो हम लिबर्टी और इक्वालिटी की बात करते थे, हम आपस में फ्रेटर्निटी की बात करते थे, जस्टिस की बात करते थे और ये कहते थे कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जो है वो इनजस्टिस है, वो ग्रेव इनजस्टिस है। इसी तरह से गांधी कहते थे कास्ट सिस्टम जो है वो एक बड़ा इनजस्टिस है, या जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है और उसकी जो संरचनाएं हैं ये भी एक बड़ा जो है वो इनजस्टिस है। और ये सारे के सारे जो विचार हैं ये बाद के समय में, यानी एक तो जो हमारा एंशिएंट पीरियड है उसमें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे वेदों में किस प्रकार से समानता को, किस प्रकार से न्याय को स्थापित करने की बात कही गई। लेकिन बाद में एक लंबा समय ऐसा आया जब हमें विदेशी ताकतों के अधीन रहना पड़ा और वहाँ से बहुत सारी जो संकल्पनाएं थी, वैल्यूज़ थी, वो हमारे सिस्टम में आ गई थी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जिसमें स्वयं गांधी थे, नेहरू थे, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनकी शिक्षा विदेशों में हुई और उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझा। अम्बेडकर जैसे जॉन डीवी के शिष्य थे तो वहाँ से उन्होंने एजुकेशन के महत्व को समझा। इसीलिए अम्बेडकर कहते थे कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये जॉन डीवी के आइडियाज़ थे। जो रिपब्लिकनिज्म था वो रिपब्लिकन पार्टी से वहाँ उससे प्रभावित थे। तो जो रिपब्लिकन वैल्यूज़ आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो ये कुछ वहाँ से चीज़ें आती हैं। कुछ जो विचार हैं वो गांधी के थे, जो आप पार्ट 4 में देखते हैं जहाँ पे पंचायती राज की बात है, या आप जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात है। तो इस तरह से करके बहुत सारी जो आदर्श हैं वो अनेक जो संविधान निर्माण करने वाले लोग थे, वो उस समय के जो विद्वान थे, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी या उनकी जो एजुकेशन हुई थी, उसके माध्यम से वो हमारे संविधान में परिलक्षित हुए। वो जो लिबरल प्रोजेक्ट था, वो चाहे वो अम्बेडकर हों या वो नेहरू हों, उनके माध्यम से वो भारत के संविधान में हस्तांतरित किया गया। लेकिन संविधान को जानबूझ करके इस प्रकार से लचीला रखा गया, मतलब लेस रिजिड देन फ्लेक्सिबल। तो इस तरह से उसको रखा गया कि आने वाले समय में इसको हम जो नए परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन के अनुरूप इस संविधान को हम लोग बदल सकें, देश बदल सके। और जो प्रजातांत्रिक मूल्य थे वो इस संविधान में इतनी गहराई से पिरोए गए थे
कि वो प्रजातांत्रिक मूल्य 75 वर्ष में केवल एक गैप आता है 2.5 वर्षों का, जब आपातकाल का समय था। उसके अलावा देश में किसी ने भी इन मूल्यों को कभी चुनौती नहीं दी, या कभी ये नहीं कहा कि इन मूल्यों के प्रति इन मूल्यों को संदेह से देखता है, या ये मूल्य जो हैं वो उस तरह से उतने ठीक नहीं हैं। तो देश की जो जनता है, ये भी इस संविधान की सफलतापूर्वक इसके क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है। यानी संविधान में जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया गया, उसको देश की जनता ने generations after generations they fell heir to those values, those conventions and those customs. एक और जो बात है, बहुत सारी बातें हैं जो संविधान में लिखी नहीं गई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है देश की परिस्थिति के या संदर्भ को देखते हुए। वो सरदार पटेल का जो रियासतें थी, उन रियासतों को जिनको कि स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों से, उनको भारत में उनका एकीकरण करके और एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो कि उस क्षेत्रफल से कहीं बड़ा था, जो भूमि अंग्रेजों के पास थी, जो क्षेत्रफल अंग्रेजों के पास था, और वो उन्होंने भारत को दिया। तो सरदार पटेल का भी जो नेशनल इंटीग्रेशन है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप अलग से पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कैसे कश्मीर का यूनिफिकेशन हुआ, किस प्रकार से हैदराबाद का यूनिफिकेशन हुआ, और किस तरह से जूनागढ़ का इंडिया में इंटीग्रेशन हुआ। तो ये बातें भी हैं, कभी हम लोग इसको देखेंगे, आप लोग से विस्तार से चर्चा होगी। और जो एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग बात करते हैं फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस की, इनको अप्लाई करने के लिए, इनको अचीव करने के लिए जो मॉडल चुना गया वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। संविधान में कहीं पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जिक्र नहीं हुआ है। संविधान में केवल ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके साथ उसका कैबिनेट होगा और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा। बाद में आकर के ये बहुत बात आई कि प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को मानना आवश्यक होगा, केवल एक बार ही वो जो है उसको वापस भेज सकता है, और अगर वही एडवाइस फिर से टेंडर कर दी गई तो उसको प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में इवॉल्व हुआ, इसमें बहुत सारी बातें शुरू में ब्रिटिश जो कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनसे ली गई, लेकिन बाद में ये जो व्यवस्था थी ये अपनी तरह से आगे बढ़ी और सफलतापूर्वक आगे बढ़ी। आज भी हम लोग 75 इयर्स हो गए और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसको हम लोग सफल मानते हैं और सफल है भी। और इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम से जुड़ी हुई एक बात जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, वो है इंडिया का पार्टी सिस्टम, जो कि बहुत गहराई से प्रभावित करता है हमारी राजनीतिक व्यवस्था को, हमारी आर्थिक व्यवस्था को या हमारी सामाजिक व्यवस्था को। तो ये जो पार्टी सिस्टम है, संविधान में राजनीतिक दल का कहीं पर उल्लेख नहीं हुआ है। केवल एक जगह, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट था, 51 है क्या है वो अमेंडमेंट, उसमें जो है ये पॉलिटिकल पार्टी वर्ड का पहली बार इसका जो है संविधान में उपयोग होता है। तो ये जो पार्टी सिस्टम है ये भी बहुत गहराई से प्रभावित करता है हमारी राजनीतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की जो हम लोग बात करते हैं उन आदर्शों तक पहुंचने में। क्योंकि अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, उनका नेचर अलग अलग तरह का था, और वो अपने मैनिफेस्टोज लेकर के आते थे हैं कि ये हमारा मैनिफेस्टो है और इन मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग हम अचीव करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को। तो पार्टी सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसका अवश्य अध्ययन करेंगे। एक और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, वो हम ये देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो वहाँ जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है। अगर ब्रिटेन में देखें तो पार्लियामेंट को सॉवरेन कहा जाता है। लेकिन इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में एक बहुत फाइन बैलेंस इस्टेब्लिश किया गया है। जैसे ब्रिटेन में आप देखते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उनका नहीं है, इसलिए उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है क्योंकि वो पार्लियामेंट को सॉवरेन मानते हैं, और पार्लियामेंट अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो फिर पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं हो पाएगा। और अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, लेकिन भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बीच में एक बहुत फाइन बैलेंस इस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो फाइन बैलेंस था है, तीनों हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं इनके बीच में जो फाइन बैलेंस इस्टेब्लिश किया गया, यानी कहीं पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, कहीं पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को भी कंट्रोल कर सकता है, इसी तरह से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकता है और जुडिशरी से रिलेटेड जो प्रावधान है उनको भी बदल सकता है ना। इसी तरह से जुडिशरी पार्लियामेंट जो कर रहा है उसके ऊपर भी अपना रिव्यू कर सकती है और उसको देख सकती है, ठीक है। या कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं उसको जुडिशरी इंटरप्रेट करती है अपने डिफरेंट डिसीजंस में। तो ये जो फाइन बैलेंस है ये उस समय तक किसी भी देश के संविधान में देखने को नहीं मिला था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए था बहुत एक्सेप्शनल अचीवमेंट था कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हुए भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आ रहे हैं। आप एक फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी, नॉट इन अमेरिकन सेंस, एक फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए भी आप जुडिशरी की सुप्रीमेसी को नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या जुडिशियल रिव्यू जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिकन सेंस में अमेंडमेंट बहुत डिफिकल्ट है, ब्रिटेन में तो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप बहुत सारे जो विषय हैं उनको सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भी उनका जो है अमेंडमेंट 2/3 से कर सकते हैं, और कुछ जो संघ से रिलेटेड, फेडरलिज्म से रिलेटेड जो बातें हैं उनको आपके को जो असेंबलीज हैं उनके पास जाना पड़ता है, उनका भी आपको अभिमत प्राप्त करना पड़ता है। तो ये जो फाइन बैलेंस है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी जैसे हम लोग कह रहे थे कि जुडिशरी की बात कर रहे थे, तो जुडिशरी ने जो केशवनंद भारती के मामले में बेसिक फीचर्स की बात कही, और जिसको बाद में ये 1996 में कौन सा केस था, देवगौड़ा नहीं, हाँ, जिसमें उसको उन्होंने एक पूरी लिस्ट निकाल करके दी कि ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको कि अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये जो बेसिक फीचर्स से कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यूटी बनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमारी जो जुडिशरी का जो रोल है वो रोल सामने आता है। हालांकि ठीक है 14 जजेस की वो बेंच थी केशवनंद भारती की, और उससे भी बड़ी बेंच बनाई जा सकती है, लेकिन एक सम्मान हमारे संवैधानिक प्रक्रिया का कि अगर जुडिशरी ने कोई बात कह दी है कि बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट ने राइट करने का प्रयास नहीं किया। बहुत सारे थे, जैसे गोलकनाथ का केस था, केशवनंद भारती का केस था, मिनर्वा मिल्स का केस था, जिसमें हम पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं या एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद जब बेसिक फीचर्स वाली बात आ गई तो फिर उसको ओवरराइड करने का पार्लियामेंट ने कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया। इसी तरह से आप देखिए कि जैसे ये कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, और ये बहुत बड़ा डिबेट चलता था राजेंद्र प्रसाद जी और नेहरू जी के बीच में, और राजेंद्र प्रसाद जी का ये मानना था कि उस एडवाइस को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, कंपेल नहीं है, और नेहरू जी का ये कहना था कि नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और
क्योंकि कैबिनेट के जो लोग होते हैं वो जनता से सीधे जीत करके आते हैं, इसलिए उनकी एडवाइस जो है वही एडवाइस फाइनल होनी चाहिए। तो बाद में इंदिरा गांधी ने जो अमेंडमेंट किया तो 76 में, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये एडवाइस जो है ये बाइंडिंग होगी और प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू ओबे द एडवाइस, टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी। और उसके बाद फिर एक चांस दिया गया, मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे, कि प्रेसिडेंट को एक बार ये स्वतंत्रता होगी, ये अधिकार होगा कि उस एडवाइस को वो कैबिनेट के पास दोबारा भेज सके कि आप इसको एक बार फिर से कंसीडर करिए। लेकिन अगर वही एडवाइस कैबिनेट ने वापस प्रेसिडेंट को भेज दी तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा, बल्कि प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये 78 या 79 कब का था अमेंडमेंट कि एक बार एडवाइस दे वापस कर सकते हैं? 78। तो लेकिन 78 से आज तक करीब करीब 50 वर्ष हो गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस वापस की हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को प्रेशराइज किया हो दोबारा वही एडवाइस देकर के। अगर एक बार प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वही एडवाइस प्रेसिडेंट को दोबारा कभी नहीं दी। तो ये भी ये दिखाता है कि हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समझा कि प्रेसिडेंट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम का। और अगर ये प्रेसिडेंट सोच रहा है कि ये एडवाइस हम रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट उस एडवाइस से एग्री नहीं कर रहा है। और इसमें बड़ी बड़ी एडवाइजेस थी, जैसे बिहार में धारा 356 लगाने की भी एडवाइस एक बार दी गई थी जब अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने उसको वापस कर दिया। लेकिन दोबारा वो जो है एडवाइस उनको टेंडर नहीं की गई, ये समझते हुए कि प्रेसिडेंट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनको प्रेशराइज करना नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से करके सबका विश्वास प्रजातांत्रिक मूल्यों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनता का भी विश्वास, संस्थाओं का भी विश्वास, हमारे नेताओं का भी विश्वास, मीडिया का भी विश्वास इन प्रजातांत्रिक मूल्यों में। इसीलिए आप देखते हैं कि आज के समय में जो हमारा मीडिया है वो कितना वाइब्रेंट हो गया है। इसीलिए वाइब्रेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इसको डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। जैसे आप देखते हैं कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करती है, लेकिन आज भी जो ऑनलाइन मीडिया है, इंटरनेट पे जो मीडिया है, जो वेरियस पोर्टल्स हैं, उनको रेगुलेट करने की कोई अथॉरिटी नहीं बनी। हो सकता है फ्यूचर में बने। तो इसका वन ऑफ द रीजन बीइंग कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस देश में स्वीकार्यता है, लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ हमें अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये बहुत सारी विशेषताएं जो हमारे संविधान की हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। और जो बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसे एग्जीक्यूटिव को अधिकार दिए गए हैं, जैसे इमरजेंसी इम्पोज करने का अधिकार है, तो ये अधिकार बहुत रेयरली यूज हुए। और एक 2.5 साल का पैच आया और उसके बाद भी जनता ने इस तरह से उसको दिखाया, जनता ने इस तरह से उसका प्रतिकार किया कि भविष्य में फिर ये माना गया कि ये जो है ये स्वीकार्य संकल्पना नहीं है और देश कभी भी इस तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। और देशवासियों ने भी ये दिखाया कि आज जैसे हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो इस तरफ आगे बढ़ने में हमारी जो मेहनत है, हमारा जो अनुशासन है, हमारा जो अपने कर्तव्य के प्रति जो समर्पण है, तो इन्हीं सारे समर्पणों की वजह से आज हम इतनी ऊंचाई पे हमारा जो देश है वो जा रहा है और हम एक राइजिंग पावर या एक बड़ी पावर के रूप में धीरे धीरे करके अपने को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो मैं फिर से संविधान दिवस के अवसर पर अपने सभी संविधान सभा के सदस्यों को, विशेष रूप से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा दस्तावेज हम लोगों को दिया जो प्रजातांत्रिक मूल्यों से
परिपूर्ण था। और मैं देश की जनता को भी नमन करता हूँ जिसकी श्रद्धा, जिसका विश्वास आज भी उन प्रजातांत्रिक मूल्यों में बना हुआ है। और भारत जो है वो धीरे धीरे करके दुनिया में प्रजातंत्र का एक पर्याय बन गया है। और सबसे बड़ी एक जो डेमोक्रेसी हम हैं, ये तो आप सब जानते हैं, और बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। पूरे दुनिया से, यूरोप में जो तमाम प्रजातंत्र हैं, अमेरिका, वो देखते हैं भारत की तरफ कि किस प्रकार से जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, वो प्रजातांत्रिक मूल्य भारत में जीवित हैं या वो निरंतर पनप रहे हैं और निरंतर मजबूती को प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद।